राधे राधे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। 11th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चे पूरे भारतवर्ष में जैक हो, सीबीएसई, आईसीएसई हो। अब आप क्लास 11 से क्लास 12 की तरफ जाओगे। और मैं बोकारो वाले भानु सर कॉमर्स जोन से इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, साथ ही साथ इंग्लिश का टीचर हूँ। सभी विद्यार्थी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस से हैं, जो आर्ट्स से हैं, उनका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, बट इकोनॉमिक्स किन्हीं का एडिशनल होता है, किन्हीं का कंपलसरी होता है। जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ने वाले बहुत विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं, बट आर्ट्स और साइंस में कंपलसरी नहीं होता है। फिर भी मैं इकोनॉमिक्स बाय बोकारो वाले भानु सर, एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, मैं आज आपके साथ क्लास 12th में जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो जैक से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, उनके साथ मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। कैसे आप बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके सिलेबस को मैक्रो सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं कि जो जैक बच्चे होते हैं वो माइक्रो प्लस मैक्रो पढ़ते हैं बट सीबीएसई बच्चे मैक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमी उनको पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा भारत अर्थव्यवस्था के बारे में उसको पढ़ना पड़ता है। जैक वाले के लिए थोड़ा सा सिलेबस इजी पड़ता है, सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। माइक्रो मैक्रो इंडियन, ये तीन किताब आपको पढ़ना है क्लास 12 में। जैक वाले को माइक्रो मैक्रो और सीबीएसई वाले को मैक्रो के साथ एक इंडियन पढ़ना पड़ता है। दोनों में एक सब्जेक्ट आपका कॉमन सा आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो जैक और सीबीएसई दोनों के लिए होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस 26-27 के लिए हम देखने देख रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बाय द बोकारो वाले भानु सर एट कॉमर्स जॉन, सेक्टर 9, बोकारो स्टील सिटी। ये हमारा पर्सनल नंबर है, आप चाहे तो इसमें किसी भी तरीके का इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप पर्सनली मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक आदमी के अगर बारे में जहां पढ़ना पड़ता है उसे माइक्रो कहते हैं, सबके बारे में जहां पढ़ना पड़ता है उसे मैक्रो कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक मीनिंग को समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इसके अंदर जीडीपी आता है, इसके अंदर नेशनल इनकम आता है, इसके अंदर जीएनपी आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। तो इन सब चीजों के बारे में बेसिक जो हमें पढ़ना पड़ता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर होता है। सेकंड चैप्टर में जब आप जाओगे तो आपको पूरा का पूरा मनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी क्या होता है, मनी का टाइप्स क्या होता है, मनी का फंक्शन होता है। उसके बाद आप मनी कमा लो तो मनी को रखने के लिए बैंक चाहिए होता है। बैंक हमारे पास दो टाइप का होता है। फर्स्ट चैप्टर आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है, सेकंड चैप्टर आपको मनी के बारे में पढ़ना पड़ता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो, कहाँ कहाँ जितना भी बैंक नजर आया सब कॉमर्शियल कहलाया, और सबका बाप एक है जो आरबीआई कहलाया। उसी को हम लोग अपना सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे हम बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे जीडीपी का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। और क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की बैकबोन की अगर बात करें तो वो हमारा जीडीपी होता है। उसके पार्ट 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैं पार्ट 1 के अंदर रखता हूँ, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं अगले चैप्टर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है, 5 नंबर में आपका कंसेप्ट एंड एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। मतलब कि पूरा का पूरा हमें नेशनल इनकम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है कि नेशनल इनकम क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी क्या है। तीनों के इनकम को आपस में मिला दोगे तो उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होता है ये हमें 5 नंबर चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। 6 में अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का एक तरीका होता है। एक नहीं, एक्चुअली में हमारे सिलेबस में 3 तरीके को रखा गया, PIX, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेजरमेंट जो होता है वो हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलता है। 7 की अगर मैं बात करूं तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था डिमांड एंड सप्लाई। एक आदमी अगर किसी चीज को मांगे तो डिमांड कहते हैं, एक के पास पहुंचाए तो सप्लाई कहते हैं, लेकिन पूरा गोतिया खानदान अगर मिलके मांगे तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, और उसी को अगर मैं पहुंचा दूं तो एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो 7 नंबर चैप्टर में हमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ना पड़ता है। 8 नंबर में बात करूं तो इनकम डिटर्मिनेशन जैसा कोई चीज होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और इसी के अंदर हमारा मल्टीप्लायर और मैकेनिज्म आता है। ये इसी का एक्चुअली में पार्ट होता है, एडी एंड एएस का, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, कि इनकम डिटर्मिनेशन क्या होता है। इसके अंदर आपको मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, इनकम मल्टीप्लायर हो गया, उसके मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ता है हमारा के अंदर। आगे बात करूं तो कभी कभी होता है कि आप 10 रुपए मांगो आपको 11 मिल जाता है, कभी कभी 10 मांगो तो 9 मिलता है।
तो ज़्यादा माँगना एक्सेस डिमांड कहलाता है, तो उसमें ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, तो ये इसी का ही एक पार्ट होता है जिसे हम शॉर्ट में ईडी एंड डीडी कहते हैं, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। लास्ट अगर फिर हम अगला बात करें तो हमें इसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना पड़ता है कि बजट क्या होता है। जैसे बजट अभी करंट में आप देख लो, निर्मला सीतारमन जी हमारे बजट को पेश की हैं और 9th टाइम रेगुलर कंजिक्यूटली। तो बजट के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है जो किसी भी गवर्नमेंट के एक एनुअल ईयर का स्टेटमेंट बतलाता है उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। इकोनॉमिक्स में दो चीज होता है, एक इनकम होता है, एक रेवेन्यू होता है। नॉर्मल आदमी अगर पैसा कमाए तो उसे इनकम कहते हैं, बट गवर्नमेंट अगर कमाती है तो उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट बजट के अंदर और पूरे कंट्री के इकोनॉमी को हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ता है। फिर आगे हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें पढ़ना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कहने का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसे इंडियन रुपी कहते हैं और अमेरिका में जो चलता है उसे डॉलर कहते हैं। उन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना, कौन भैया पावरफुल है, कौन, जैसे हम अगर अमेरिका के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे तो हम ताकतवर हो जाते हैं। तो इसी एक्सचेंज रेट को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को, करेंसी ज्यादातर यहाँ पे मतलब करेंसी की चीजों को ही लाया गया है इस चैप्टर के अंदर। फिर आगे हम बात करें, लास्ट चैप्टर आपका मैक्रो का होता है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप मेरे को रात में 11 बजे कॉल कर रहे हो कि मेरे को 1000 रुपये आप ऑनलाइन पे कर दो, मैंने आपको भेजा, एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आता है, हमने आपको भेजा 1000 तो मैं रिसीव भी करूंगा 1000। तो जब पेमेंट एंड रिसिप्ट दोनों इक्वल होता तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है और इनके बारे में पूरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये था आपके पूरे मैक्रो का सिलेबस। तो जैक और सीबीएसई दोनों के लिए कॉमन होता है, चाहे आप 12 में हो, जैक में हो, सीबीएसई में हो, दोनों के लिए कॉमन होता है। और एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मैं पिछले 2022 से हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ करके टॉप कर रहे हैं, बोकारो वाले भानु सर के साथ, कॉमर्स जोन के साथ। अब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पूरे देश के बारे में था, अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ एक एक आदमी के बारे में होगा। एक के बारे में जहां पढ़ना है उसे माइक्रो कहते हैं, सबके बारे में जहां पढ़ना है उसे मैक्रो कहते हैं। तो मैक्रो का हमने बात कर लिया, अब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो की। ठीक, उसमें भी आपका था कि मैक्रो का पहला चैप्टर, अब बुक में आप जाओगे तो पहला चैप्टर हमारा बेसिक मीनिंग ही होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। तो यहाँ पे भी आपका पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका प्रोडक्शन के बारे में समझो, कंजम्पशन के बारे में समझो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, एक्सचेंज क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एडम स्मिथ वगैरह जो अपना कंसेप्ट देते हैं वो बेसिक मीनिंग हमारा आता है। इसके बाद इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ेंगे। इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा टेरिटरी जहाँ पे कोई भी अपना जोग्राफिकल टेरिटरी अगर हम बात करें, इसमें कोई भी पर्सन अगर आपका काम करता है, काम करने के बाद उसे वेजेस मिलेगा, जैसे बोलते हैं ना, जिंदा रहने की तेरी कसम, नहीं, जिंदा रहने के लिए काम करने की जरूरत, आप काम करो, काम करने के बाद उसे वेजेस मिलता है जो डेली बेसिस पे मिलता है, और या फिर सैलरी मिलेगा जिससे आप अपना लाइवलीहुड चलाओगे। इसी पूरे प्रोसेस को इकोनॉमी कहते हैं। और इसका सेंट्रल प्रॉब्लम, इंडिया में देखा जाए तो मेनली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, बट उसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक इंक्लूड कर दिए जाते हैं जिससे वो सेंट्रल प्रॉब्लम बढ़ करके हमारा 4 हो जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन सब बारे में हमको सेंट्रल प्रॉब्लम में पढ़ना पड़ता है। अगला आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कंज्यूमर के बारे में, उसके यूटिलिटी के बारे में, बजट के बारे में। फिर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड, अभी अभी हमने बताया कि एक आदमी अगर किसी चीज को मांगे तो डिमांड कहते हैं, सबको मांगे तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, एक के पास पहुंचाए तो सप्लाई कहते हैं, सबके पास पहुंचाए तो एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है कि ये व्हाट्सअप का डीपी पे हमारा काम करता है, हमारा ट्रिक है व्हाट्सअप का डीपी। डी का मतलब होता है डिमांड, पी का मतलब होता है प्राइस। हम दोनों कभी एक डायरेक्शन पे जा ही नहीं सकते, हम दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। आप हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इन सब के बारे में हमारे जो लॉ है, फिर इलास्टिस इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी का एक पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चीज़ों के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी दुनिया में हमेशा दो चीज़ बनता है, गुड्स एंड सर्विस। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना प्रोडक्शन कहलाता है। फिर हम इसी को बनाने के पीछे लगे कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है।
फिर जब कॉस्ट हम लगाएंगे, पैसा अपने पैकेट से लगाएंगे, तो वहां से जो पैसा कमाते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं, तो उसी फिर हम रेवेन्यू के बारे में हमें पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। फिर आगे मैं बात करूँ तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो है या नहीं है। हो सकता है कभी डिमांड ज़्यादा हो सकता है कभी सप्लाई ज़्यादा हो सकता है कि कभी डिमांड ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, और कभी कभी प्राइस ज़्यादा, जिसके बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा डिफर करता है, और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। फिर आगे हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अभी अभी हमने बताया एक के पास पहुंचाना सप्लाई सप्लाई कहलाता है, सबके पास पहुंचाना एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। फिर इसी के इलास्टिसिटी में डिग्रीज पढ़ना पड़ता है, हाई इलास्टिक, लेर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक वगैरह वगैरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बुक में अगर कोई है मेरे नज़रिए से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से, तो मार्केट है। मार्केट को दो पार्ट में बांटना, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट अकेला होता है, इम्परफेक्ट के अंदर तीन आता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। बाकी डुओपोली भी वगैरह था लेकिन उसे डिलीट कर दिया गया है। और मार्केट मीनिंग और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट दो चैप्टर है हमारा 11 एंड 12, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंपाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। डिमांड भी मिलेगा, सप्लाई भी मिलेगा, मार्केट मिलेगा, उधर जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम बताया वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, कंजम्पशन मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। लास्ट का दो चैप्टर में देखिए हमने बोला ना डिमांड सप्लाई, सब चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये था आपका पूरा माइक्रो का सिलेबस। हमने आपको मैक्रो का सिलेबस कंप्लीटली बता दिया, हमने आपको माइक्रो का सिलेबस कंप्लीटली बता दिया। मैक्रो माइक्रो यहाँ तक जैक वालों के लिए था, हालांकि मैक्रो आपका सीबीएसई वालों के लिए भी है, बट यहाँ पे मैक्रो माइक्रो जैक दोनों था। अब मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ, सबसे पूरे भारत के बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आता है कि इसमें इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि यहाँ पे आपको मैथ सब कुछ मिलेगा। 1498 में वास्को डिगामा से स्टार्ट होगा और अभी 2025 में नरेंद्र मोदी तक ये आके हमारा ये करीब 1498 मतलब उसको 1500 मान लो, और इधर 2022-23 हमारा चल रहा है। लगभग 700-800 साल का पीरियड आप यहाँ पे, लगभग 500 प्लस आपको पीरियड पूरा स्टडी जब करना पड़ता है, तब इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। बट जब तक बोकारो वाले भानु सर है, इंडियन इकोनॉमी में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए हमने क्या बोला, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें आज़ादी मिली 1947 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, 1498 में वास्को डिगामा भारत आता है। 1498 से लेके 1947 तक के पूरे पीरियड को, वो जमींदारी सिस्टम, वो लगान, वो स्वेज कैनल का बनना, मतलब 1498 से लेके पूरा का पूरा जो 2000 सॉरी 1947 तक का पीरियड है, वहां तक का पूरा पीरियड हमें पहले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और है टफ, लेकिन जब तक हमें कोई भी चीज टफ नहीं है, हम शब्दों में, हमारा एक खासियत है कि नाम में पहचान छिपा देते हैं और बिना लिखे टॉपिक याद करवा देते हैं। अगला हम बात करें, ये पूरा 1498 से लेके आपका 1947 तक का पीरियड आपको पहला चैप्टर में देखने को मिलता है। दूसरा में जब 1947 में भारत आजाद हो जाता है तो 3 साल का हमारे पास गैप देखने को मिलता है। और 1950 से लेके 1990 का जो पीरियड होता है उसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर रखते हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये 40 साल का पीरियड हमें यहाँ पे सेकंड चैप्टर में देखने को मिलता है, 1950 से लेके 1990, 40 साल का पीरियड। पहले चैप्टर में कहा 400 साल और दूसरे चैप्टर में 40 साल, यह बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, पढ़ने में मजा आएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो 1990 में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पीपीपी के मामले में, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत बहुत पीछे चला जाता है, बहुत पीछे। वहां पे इकोनॉमिस्ट आते हैं, 15 दिन का हमारे पास समय होता है, चीजें हमारी खत्म होने लगती है। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे 2020 का हमने जमाना देखा था, 2020 में भी कुछ ऐसे ही था, इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाता है 1991 में। और इसी में हम लोग वर्ड जो लाते हैं एलपीजी लाते हैं, एलपीजी के बारे में हमें यहीं पे पढ़ना पड़ता है, ली पेट्रोलियम गैस। अभी गैस का जो कहानी चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बात करो तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। खैर हम लोग सीबीएसई वाले हैं। फोर्थ चैप्टर की बात करूं तो एचसीएफ, नॉट लासामासा, एचसीएफ मींस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करके हम किन चीजों को बना रहे हैं वही हमारा एसईएफ कहलाता है। पांचवा मैं बात करूं, फिफ्थ चैप्टर की मैं बात करूं, तो फिफ्थ चैप्टर में हमारा रूरल डेवलपमेंट आता है। हमारे पास सोसाइटी को दो भाग में बांटा गया, पहला भाग हमारा जो कहलाता है वो रूरल एरिया, दूसरा अर्बन एरिया। तो हमें यहाँ पे रूरल एरिया, रूरल के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि रूरल का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करके, एजुकेशन को बिल्डअप करके, हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज करके, इसके बारे में हमको जो पढ़ना पड़ता है वो रूरल डेवलपमेंट में है हमारा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम के साथ साथ जिंदा रहने के लिए हमें काम भी चाहिए। काम करेंगे तो वेजेस मिलेगा, वेजेस मिलेगा तो सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा तो खाएंगे, खाएंगे तो कमाएंगे, कम पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जहाँ ग्रोथ देखने को मिलता है हमें 6 नंबर चैप्टर में। अब ये जो दो चैप्टर है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक बेसिक ऑफ पॉवर्टी, ये एक्चुअली में सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, बट जैक में कभी कभी पूछता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही आपका रोड, रेलवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग, बेसिक ऑफ पॉवर्टी, गरीब जो अभी हालत हो रहा है हम लोग के लोग का। 9 चैप्टर की मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट में आपका बायोटिक, अबायोटिक, वही जो आप क्लास 10 में पढ़े हो, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, सोर्सेस है वो लिमिटेड है, तो सोर्सेस और लिमिटेड को हमें ऐसा इस्तेमाल करना भी यूज कर सके और आने वाला हमारा फ्यूचर भी उसे इस्तेमाल कर सके। तो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जहां हमें पढ़ना पड़ता है वो 9 चैप्टर में मैंने इसे रखा हुआ है। एंड द लास्ट इज कॉम्पेरेटिव डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस। कॉम्पेरेटिव डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस कहने का मतलब होता है, यहाँ पे आईपीसी हमने मैं इस चैप्टर को, हालांकि इस चैप्टर का नाम है कॉम्पेरेटिव डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस, बट मैं इस चैप्टर को नाम देता हूँ, ये मैंने नाम दिया हुआ है, ये आपको सिलेबस में देखने को नहीं, मैंने नाम दिया हुआ है इसे आईपीसी, इंडिया पाकिस्तान चाइना, कॉम्पेरेटिव डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस, इंडिया इंडिया पाकिस्तान चाइना। यहाँ पे हमें 3 कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, इंडिया भारत के लोग, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, और चाइना जो हमारा पड़ोसी है, ये 3 कंट्री के बारे में कंपैरिजन करके हमें पढ़ना पड़ता है कि वहाँ का इकोनॉमी क्या है, हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का लैंग्वेज क्या है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, जेंडर रेशियो कितना है, वहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, वहाँ का मेल मेल का जो रेशियो निकल के आता है वो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, मतलब तीनों कंट्री के बारे में ओवरऑल जहाँ पे हमें चर्चा करना है, डील करना है, वो हमारा 10 चैप्टर में। तो ये था क्लास 12 जैक और सीबीएसई के बच्चों के लिए कंप्लीट सिलेबस। जैक वालों को माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ना पड़ता है, सीबीएसई वालों को मैक्रो एंड इंडियन पढ़ना पड़ता है, दोनों में कॉमन मैक्रो है। जय हिंद, मिलते हैं अगली लेक्चर में, अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट करूंगा, मैक्रो का मैं बेसिक जो होता है वो मैं स्टार्ट करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक, अगले सेशन, अगले लेक्चर में। जय हिंद, राधे राधे।